हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की जो हमारी भूगोल एनसीईआरटी चल रही है उसका चैप्टर 3 अपवाह। तो अपवाह के बारे में हम जान लेते हैं। अपवाह शब्द उस क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है जहाँ पर नदियाँ बहती हैं। ठीक है, अपवाह का अर्थ होता है नदियों का तंत्र। बात कर लेते हैं भारत में अपवाह तंत्र के बारे में। तो भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ कि पश्चिमी ढाल बहुत ऊंचा है और पूर्वी ढाल बहुत नीचा है कंपेयर टू पश्चिमी ढाल। तो नदियाँ जो बहती हैं वो इस तरह से बहती हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? ऑब्वियसली भौगोलिक आकृतियाँ ही ये कारण है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है, हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ। आगे देख लेते हैं। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतम नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती हैं, क्योंकि इसमें वर्ष भर जो है वो पानी रहता है, क्योंकि यहाँ वर्षा तो होती ही होती है, लेकिन जो पर्वतों से हिम पिघलते हैं वो भी उससे भी जल प्राप्त होता है और नदियों में बारहमासी जल रहता ही रहता है। आगे देख लेते हैं। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गोर्जों का निर्माण किया है। ये जो पर्वत आपको दिखाई दे रहे हैं और ये बीच में से बहता जल, इसी को गोर्ज कहते हैं, जहाँ पर्वतों को काटकर, ठीक है, ये पर्वत है, इसको काटकर यहाँ पे क्या होता है, ये जो नदी आ रही है, अगर यहाँ से ऊपर से ये नदी बह रही है तो इसको पर्वत को काटकर यहाँ पे गहरी नाली बना देती है। ठीक है, उस नाली को ही ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, गोर्ज वो कहलाती है। ठीक है, ये गोर्ज बहुत बड़े बड़े भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे ही होते हैं। आगे बात करें, ये भारत की नदी तंत्र का एक मैप है जिसको आपको ज़रूर देखना है। और यदि आपने ये नहीं देखा तो आप बिल्कुल भी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे ऐसे होते हैं जो लोकेशन के हिसाब से यूपीएससी देता है और उन्हें क्रमानुसार भी लगाने होते हैं। तो आपको ये मैप देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बीच बीच में हम इस पे भी बात करेंगे। आगे बढ़ लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। हिमालय की नदियों के बारे में बात करें, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। ये एक डेफिनेशन हो गई नदी तंत्र के बारे में। आगे बात कर लेते हैं सिंधु का नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर यह बहती हुई नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है और इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा नदी सिंधु नदी में मिलती हैं। और आगे चलकर सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती हुई सतलुज, व्यास, रावी, झेलम, चेनाब आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये नदी दक्षिण की तरफ बहती है और अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इस नदी तंत्र को एक बार हम मैप पे देख लेते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार मैं इसको मार्क कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ से ये जो है सिंधु नदी का जो उद्गम है वो यहाँ से है और यहाँ से ये नदी इस प्रकार से होती हुई, यहाँ से होती हुई अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे आके मिलती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सिंधु नदी तंत्र की बात कर रही थी, बात करते हैं एक बार सिंधु नदी के जल के बारे में। तो एक भारत से सिंधु जल समझौता भी हुआ है 1960 में। ठीक है, जिसमें एक यह कहा गया है कि जो 20% पानी होगा वो जो पाकिस्तान से लगे हुए क्षेत्र हैं वो उसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, जो पंजाब में भी जो नदियां होके जाती हैं वो इसका सिंधु नदी के जल का हिस्सा ले सकती है, अर्थात 20% ही ले सकती है। ये एक जनरल सी बात ही जो आपको पता होनी चाहिए, इस पर भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो 1960 में ये समझौता हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। इस तरह से भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से मिलती हुई नदी ऐसे आती हैं
और आगे चल के दोनों नदियाँ मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलिए इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे कि घाघरा, यमुना, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियों की बात करें तो चंबल, बेतवा तथा सोन है। यह अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती है। सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा से पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा के सबसे उत्तरी बिंदु है। यह गंगा के डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बट जाती है। ठीक है, अर्थात यह अगर गंगा आ रही है तो यहाँ पे अगर फरक्का है पश्चिम बंगाल का तो यहाँ से ये दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे हुगली और भागीरथी कहा जाता है। और दक्षिण की तरफ बहती हुई ये कहाँ जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाकर ये मिल जाती हैं। बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत का मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों से काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग जो है वो भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय की समानांतर पूर्व की ओर बहती हुई जाती है। आगे देखें तो नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर ब्रह्मपुत्र नदी यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गोर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है और इसे यहाँ पर देहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला तथा दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। अब इस टॉपिक को, इस पॉइंट को हम समझें तो आइए अभी हमें पूछना पड़ेगा अपने मैप पर। ठीक है, चलिए यहाँ पे है ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है। मैंने बात की है, अभी बताया कि यू आकार का जो अक्षर का है वैसा वो मोड़ लेती है और भारत में एंटर करती है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये ब्रह्मपुत्र आकर भारत में बनती है, लेकिन उससे पहले ये क्या है, यहाँ से चीन तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है और यहाँ से ऐसे बहते हुए ये यू आकार लेती है और अरुणाचल प्रदेश से बहकर यह बांग्लादेश से पहुंचती हुई क्या बन जाती, कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो आप देख रहे हैं कि कितना लंबा नदी तंत्र है ये, है ना, कितना बड़ा, ये सिंधु से भी बड़ा नदी तंत्र है। ठीक है, दोनों आसपास से ही निकलती हैं, लेकिन ये क्योंकि इसमें मोड़ आ रहा है, ये सीधी ही जा रही है, इसमें इतना मोड़ नहीं है, तो ये ज़्यादा लंबी है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी सिंधु से ज़्यादा लंबी है। ठीक है, चलिए हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय नदी जो भाग का अधिकतर जो मुख्य नदियां हैं वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी हैं, जो पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। वहीं नर्मदा तथा तापी जो हैं वो दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का जो अपवाह द्रोणी है और आकार है वो अपेक्षाकृत छोटी है। बात कर लेते हैं नर्मदा द्रोणी के बारे में। ये देखिए, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जहाँ ये नर्मदा और तापी यहाँ पे है, बाकी जो नदियाँ हैं वो इधर फ्लो करती हैं। ठीक है, तो नर्मदा का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। ये पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने में क्रम से यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण भी करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के शहरों में यह नदी गहरे गोद से बहती है तथा यहाँ जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं और जो पूर्वी घाट में जो नदियां हैं, मोस्टली जो डेल्टा मिलते हैं वो आपको कहाँ मिलते हैं? पूर्वी घाट में ही मिलते हैं। ऐसा क्यों है? पश्चिमी घाट में क्यों नहीं मिलते? तो ये भी मैं क्लियर करूँ, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, बहुत ऊंचाई है और यहाँ पे नीचा है। तो जब यहाँ पे नदी गिरती है, नदियाँ आती हैं तो वो ऊंचे ढाल से आके एकदम गिरती, नीचे गिरती हैं। वहाँ पे उनको रुकने का तो मतलब चांस ही नहीं मिलता, उनको टाइम ही नहीं मिलता रुकने का, वो आके सीधे नीचे गिरती हैं। तो यहाँ पे किसका, झरने, प्रपात का वो निर्माण करती है। और यहाँ की जो नदियाँ हैं वो गहराई मतलब नीचाई से हैं, धीरे धीरे फ्लो होके आती हैं और अपने साथ जो है पत्थर, बलुआ, ये सब चीज़ें लेके आती हैं और क्या करती हैं, उनको एक जगह निक्षेप कर देती हैं, छोड़ देती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इस पॉइंट पे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, इसका इतना ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे।
बात करते हैं तापी द्रोणी के बारे में। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखला में है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है और इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भरतपुजा तथा पेरियार हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। गोदावरी द्रोणी के बारे में बात करें। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, तो इसको याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, यह जो नदी है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट के ढालों से निकलती है। यह बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका जो अपवाह तंत्र है वो सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसकी सहायक नदियां पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा हैं। अंतिम तीनों सहायक जो नदियां हैं, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा, बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा भी के नाम से भी जाना जाता है। बात कर लेते हैं महानदी द्रोणी के बारे में। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्चभूमि से और यह उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसका अपवाह जो है द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा में है। अपवाह द्रोणी अर्थात किन किन राज्यों से होकर ये बहती हुई जाती है। ठीक है, अपवाह द्रोणी का सिंपल सा जो मतलब है वो यही है। आगे देखिए कृष्णा द्रोणी के बारे में। तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबालेश्वर के निकट एक जगह से निकलकर कृष्णा नदी बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसकी सहायक नदियां तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा हैं। और यह जो नदी है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। आगे देख लेते हैं कावेरी द्रोणी के बारे में। तो यह जो है वो ब्रह्मगिरी श्रृंखला से, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु के कुंडालूर में के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो हैं अमरावती, भवानी, हेमावती, काविनी और इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। आगे आप एक नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे सिर्फ समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलुरु तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन बनाती है? कावेरी नदी बनाती है। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं, जैसे दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी तथा स्वर्णरेखा। ये कुछ उदाहरण हैं। आगे देखें झीलों के बारे में। भारत में बहुत सी झीलें हैं। यह एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों में भिन्न हैं। अधिकतर जो झीलें हैं, झीलें नहीं ये झीलें हैं, जो झीलें हैं वो अस्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले शुष्क क्षेत्र की द्रोणी वाली झीलें हैं। और कौन सी झीलें हैं? यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण, पता नहीं क्या मिसप्रिंट हो गया है, जिनका निर्माण जो है वो कैसे हुआ है इसको हम देख लेते हैं एक बार। जिनका निर्माण हिमानियों तथा हिम की चादर, ठीक है, हिमानियों तथा हिम की चादर के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों और मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोकुर झील का निर्माण करती है। स्पिट तथा मोटी का तटीय क्षेत्रों में तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील। अंतर्देशीय झीलों की बात करें तो ये कभी कभी मौसमी होती हैं। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, जिले नहीं झीलें हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान का सांबर झील जो एक लवण जल वाली झील है। ठीक है, मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील वुलर झील है, जो जम्मू तथा कश्मीर में स्थित प्राकृतिक झील है। वहीं डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण झीलें हैं। ठीक है, आगे देखिए नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है, उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ में सही मिल जाएगा।
नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व देखें तो संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य भी है। भारत जैसे देश में जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का बहुत महत्वपूर्ण क्या है, योगदान है। तो नदियाँ बहुत महत्व रखती हैं भारत की अर्थव्यवस्था में। वहीं नदी प्रदूषण के बारे में हम बात करें तो नदी जल के घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इसका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों के प्रदूषण एवं अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। ये केवल जल की गुणवत्ता ही नहीं बल्कि नदी के स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। ये हमारी समरी क्लास है तो हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही आपको बतानी ज़रूरी है। ठीक है, फालतू की चीज़ें आपको डिलाइट आईएएस तो देगा ही देगा नहीं, आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही यहाँ पर मिलेगी इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अपनी आज की क्लास का क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों को दक्षिण से उत्तर के क्रमानुसार चुनें। ठीक है, दक्षिण से उत्तर के क्रमानुसार चुनें। ये दक्षिण से उत्तर नहीं है, उत्तर से दक्षिण चुनना है आपको। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण के क्रमानुसार चुने। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, तुंगभद्रा, कावेरी। इन नदियों को आप उत्तर से, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर चुने। ठीक है, क्लियर है आपको? चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है लेकिन आप इसको उत्तर से दक्षिण में ही आपको ये आंसर देना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें डिलाइट आईएएस, जहाँ पे आपको डिलाइट आईएएस जितनी भी वीडियोस प्रोवाइड कराता है उसके आपको लिंक और जो है पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाती है टेलीग्राम पर ही। और क्विज़ भी आपको देखने को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी जो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।